हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और आपका स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है सीवीटी मॉक। पढ़ाई कर रहे हो बेटा? आते ही अपना क्या काम होता है, आते ही अपन हेडिंग लगा देते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है बेटा सॉल्यूशंस। ठीक, पिछले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था ऑसवर्ड एंड वॉकर अपरेटस, जिसके ज़रिए हमने सीखा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की क्लास शुरू की जाए बेटा। आज के टॉपिक्स आपको बताए जाएं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो ये आज की क्लास अब शुरू होने लगी है और आपके सामने आने लगे हैं आज के टॉपिक्स बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है इसको भी हम जानेंगे, इस क्या एप्लीकेशंस हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ फिल्टर, आरओ दे सबसे शुद्ध पानी, केंट आरओ। तो आरओ शुद्ध पानी देता तो है, कैसे देता है वो आज जानेंगे बेटा। ठीक, शुरुआत करते हैं। किताब का पन्ना बेटा मैंने पलट दिया है और शुरुआत होगी कहाँ से? शुरुआत होगी बेटा उसी सवाल से जहाँ पर हमने छोड़ा था। आपको सवाल दिया गया था, जरा हम रीड आउट कर लेते हैं बेटा कि सवाल क्या था। सवाल था कि आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना था। एक स्टेटमेंट दी गई है असर्शन, जिसमें लिखा गया है कि ऑसवर्ड एंड वॉकर मेथड में जो लॉस होता है किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इन दोनों में जितना मास का लॉस होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, इज इक्वल टू द गेन ऑफ मास इन CaCl2। ठीक, ये थी असर्शन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनहाइड्रस CaCl2 वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट को। तो क्या ये रीजन सही है? जरा आंसर देखो। पहले आने लगा था आंसर, ये मैंने रोक दिया आंसर। अब देखो आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन भी करेक्ट है। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा था उनको मालूम है कि ये आंसर क्यों है, उन्होंने भी यही आंसर लगाया होगा। जिन्होंने नहीं देखा था, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन आ रही है ना बेटा, इसको देख लें, मेरे साथ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा उन्हें भी। ऑसवर्ड एंड वॉकर जो मेथड है ये एक अरेंजमेंट है जिससे हम बेटा क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम करते हैं कैलकुलेट। इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में ड्राई एयर को सक्सेसिवली पास करवाया जाता है। पहले ड्राई एयर सॉल्यूशन में से जाती है, वहाँ से वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेती है वहाँ के जो वेपर्स होते हैं। तो जब वेपर्स आपने एब्जॉर्ब कर लिए, वहाँ पे सॉल्यूशन का थोड़ा सा मास लॉस हुआ, उसके बाद फिर वो जाती है सॉल्वेंट में। अभी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर वेपर ज़्यादा है। सॉल्यूशन बेटा हम ले रहे हैं जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट में जब गई तो वहाँ से भी वेपर्स उठा लिए। वहाँ से कितने वेपर्स उठाए? वहाँ से जो डिफरेंस है प्योर वाला P0A माइनस PT जो सॉल्यूशन का था, उतने वेपर्स वहाँ से उठा लिए। उसके बाद फिर रिएजेंट क्या कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब कर सकता है वेपर्स को, सॉल्वेंट के वेपर्स को। यही तो रीजन है। तो जितना मास का लॉस हो रहा है वहाँ से एयर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है चीज़ों को। तो सॉल्यूशन में से और सॉल्वेंट में से चीज़ें कम हो रही हैं बेटा, और एनहाइड्रस CaCl2 का मास वो बढ़ रहा है क्योंकि वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है चीज़ों को। जनरली सॉल्वेंट कौन सा लिया जाता है, पानी, और रिएजेंट एनहाइड्रस CaCl2। ये था एक छोटा सा ब्रीफ में आपको बताया गया कि ऑसवर्ड एंड वॉकर मेथड में होता क्या है। ठीक, अगला सवाल जो बेटा आपको दिया गया था, उस सवाल में आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई थी जिसमें ऑसवर्ड एंड वॉकर मेथड, उसमें आपको बोला गया था कि लॉस हो रहा है वेट में, सॉल्यूशन के वेट में। कितना लॉस हो रहा है बेटा, 12 यूनिट का। और लॉस हो रहा है वेट में सॉल्वेंट के, वो कितना है, 8 यूनिट। आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला? आपको बोला मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। किसकी? सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। निकाल देते हैं बेटा, कितना की मुश्किल काम है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ये हटा दूं, जरा आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा होगा इसको हटा देते हैं। ठीक, देखो आपको सबसे पहले बेटा मालूम क्या होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया P0A माइनस PT अपॉन में P0A, यही होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये बेटा किसके इक्वल होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। ठीक, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से हम लिख लेते हैं। हमने ये सीखा था कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पी नॉट ए के। ऑसवर्ड एंड वॉकर मेथड में हमने सीखा था। जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर वो ज़रूर देख लेना इस लेक्चर के बाद, ठीक। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना लॉस हो रहा है, 12 यूनिट्स का। सॉल्वेंट में कितना लॉस हो रहा है, 8 यूनिट्स का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया पी नॉट ए के, ठीक। और हमने ये जाना था कि जो लॉस होता है बेटा, लॉस इन वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जितना लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, क्योंकि वहां से तो वो एब्जॉर्ब कर चुकी थी गैस, दोबारा में किस में गई थी, सॉल्वेंट में गई थी, सही है। तो पी नॉट ए माइनस पी टी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 8 यूनिट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए पी नॉट ए माइनस पी टी के, सही है। इतना समझ में आ गया, दोनों वैल्यूज मिल तो चुकी हैं, यहाँ पे पुट कर दो बेटा। पी नॉट ए माइनस पी टी की जगह अपन क्या डाल देंगे, 8 डाल देंगे, और यहाँ पर ऐड करके देखो 20 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसकी वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी 1 में से माइनस करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया बेटा। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी था सवाल, बहुत इजी था। जिनको नहीं पता लगा था उन्होंने अब देख लिया होगा बेटा। सवाल जो हैं वो करने तो पड़ेंगे, तभी तो बात बनेगी। खैर अब मैं इसको कर देता हूँ रब, ताकि हम करें शुरू क्लास, और क्लास भी तो जरूरी है। रब करते करते गाना सुनोगे, कौन सा गाना सुनाऊँ आज, शाहरुख खान वाला, ए भैया शाहरुख खान का गाना सुनाओ, ठीक है ठीक है। बाजीगर में बाजीगर मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, सारी रात में जागी रात भर, यही है गाना बेटा। थोड़े से मेरे को छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ज़रा वो भी साफ कर दूँ। बाजीगर में बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर। खैर वापस आओ बेटा, और टॉपिक आपको नज़र आया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप कहोगे सर ये तो था ही नहीं, आज जब क्लास शुरू हुई उसमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा था। बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे आगे की क्लास में। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ बेटा इसके बारे में, कि एक फ्रेंच जो था वो फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जीन एंटोनी नॉलेट। और उसने क्या किया, उसने सुअर पिग के ब्लैडर को लिया, पिग के ब्लैडर को, सपोज करो ये एक पिग का ब्लैडर है, और उसने उस ब्लैडर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल को डाल दिया, ठीक। इसके अंदर उसने क्या डाल दिया, इसके अंदर उसने डाला कंसंट्रेटेड अल्कोहल, ठीक है, मान लिया डाल दिया साहब। अभी कंसंट्रेटेड अल्कोहल को डाला पिग के ब्लैडर में, और उसके बाद इस पूरे ब्लैडर को विद कंसंट्रेटेड अल्कोहल उसने बेटा रख दिया एक कंटेनर में, जिसमें क्या मौजूद था, जिसमें पानी मौजूद था, जिसमें पानी था साहब, पानी, ठीक। तो पानी जहां मौजूद था उसने वहां पर उस पिग के ब्लैडर को रख दिया, जिसके अंदर उसने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड अल्कोहल को। एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी देखने को मिली बेटा, 1784 की बात है ये। एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी क्या हुई कि ये जो पिग्स ब्लैडर था इट गेट्स एक्सपेंडेड। अभी ये एक्सपेंड हुआ क्यों, उसकी वजह ये थी बेटा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर चले गए। तो ये जो सरफेस थी ना पिग्स के ब्लैडर की, ये इसी की तरह बिहेव कर रही थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपसे मैं बात करूं कि घर में भी डेली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप पूछोगे सर कहाँ पर, बेटा चाय जब हम छानते हैं तो उसमें चाय जो लिक्विड है वो सारा चला जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं चाय पत्ती के वो रुक जाते हैं। तो ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसी कोई सेपरेशन वाली लेयर जो कि अपनी मनमर्जी से चीज़ों को जाने दे और अपनी मनमर्जी से चीज़ों को रोक भी ले, कि भैया अगर इससे छोटे हो तो निकल जाओगे और अगर इससे बड़े हो तो फंस जाओगे, वो है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में क्या क्या बातें जान लेना जरूरी है, वो एक एक करके बातें आ रही हैं, एक एक बात ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। नोट्स आप बना रहे हो, पेन पेपर लेकर बैठे हो, ये मुझे यकीन है। सबसे पहली बात बेटा क्या नज़र आ रही है आपको, सबसे पहली बात है कि ये मेम्ब्रेन्स
एनिमल या फिर वेजिटेबल ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन कहाँ से होगा, या तो पशुओं से या फिर सब्जियों से, और नेचुरली अक्कर कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, अभी जिक्र हुआ पिग्स ब्लैडर या फिर पार्चमेंट पेपर, और बेटा सिंथेटिक यानी कि मैन मेड भी मिलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किस फॉर्म में, सेलोफेन। याद रखने बहुत जरूरी है छोटे छोटे एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलोफेन कैसा है, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, ये कैसे हैं, दीज आर नेचुरली अकरिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन बेटा हमें लगता है दीज मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी कॉन्टिन्यूअस शीट्स और फिल्म्स, बट लगता तो है कि बिल्कुल एकदम स्मूथ है, कोई इसमें छोटे मोटे छेद नहीं है, बट ये दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, छोटे छोटे फिर भी इसमें सब माइक्रोस्कोपिक होल्स एंड पोर्स बेटा प्रेजेंट होंगे, किसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। अगर वो प्रेजेंट ना होते तो क्या पानी अंदर जा पाता, क्या ये फूलता, नहीं फूलता साहब। खैर, तो स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर वो तो पास हो सकते हैं बेटा इन होल्स में से, ठीक है, बट पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट, वो पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं हो सकते। सॉल्वेंट गुजर जाएगा पानी, पर सॉल्यूट ना गुजर पाएगा। अपनी मर्जी चला रहे, अपनी हैकड़ी दिखा रहे, गुजर के दिखाओ, नहीं गुजर सकता सॉल्यूट बेटा। तो जो मेम्ब्रेन्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात दिमाग में बैठ गई, इंपॉर्टेंट बात थी, बात दिमाग में बैठ गई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब सॉल्वेंट को जाने दे, सॉल्यूट को ना जाने दे, अपनी मर्जी चलाए, ठीक। तो बेटा इसको अपन रब कर देते हैं, फिर देखते हैं किताब का अगला पन्ना खोल कर कि उसमें हमें आगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आज क्या बाजीगर ही चलाए गाना रब करते वक्त कि कोई और भी चला दे, अब बोलो सर कोई और भी चला दो, बदल बदल के चलाओ, ठीक चलाओ पर शाहरुख खान के, ठीक है बेटा। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ, अब आया ऑस्मोसिस। आप कहोगे ये भी जिक्र तो नहीं था सर पहली स्लाइड में, बेटा ऑस्मोसिस को अब समझो, अब क्योंकि आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझ लिया है इसलिए अब ऑस्मोसिस समझना जरूरी है। फिर ऑस्मोसिस जब समझ लोगे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाऊंगा। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को देखो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब है स्पॉन्टेनियस फ्लो बेटा, स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। कहां से कहां जा रहे हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिक्र आया ना। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जब स्पॉन्टेनियसली लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर भाग भाग के चले जाएं, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बेटा, तो हम कहेंगे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑस्मोसिस, ठीक। इसको जरा इस एक डायग्राम के जरिए भी समझो, उल्टा खोल रहा था, ये देखो, ये अगर अपन एक कंटेनर ले लें, ठीक, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया दूसरे कंटेनर के साथ, ठीक, ओके। अभी एक तरफ हम ले लेते हैं बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन तो याद है ना, भूल तो नहीं गए, आपको एग्जांपल दिया गया था कि आपकी मम्मी ने 2 गिलास दूध बनाया, एक आपके लिए एक आपके भाई के लिए, आपके भाई वाले में मिठास ज़्यादा थी, आपके वाले में मिठास कम थी, इसका मतलब कम सॉल्यूट ऐड हुआ था, कम शुगर आपके वाले दूध में ऐड हुई थी, इट मीन्स आपका सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है, आपके भाई का दूध जो है वो सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है बेटा, ठीक। लेस कंसंट्रेटेड मोर कंसंट्रेटेड, समझ आया। और अगर सोचो कि हम सॉल्यूट ही ना ऐड करें, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही रखें, फिर तो बिल्कुल ही कंसंट्रेशन खत्म है कि नहीं। तो एक तरफ बेटा हम ले लेते हैं, बीच में पहले तो मैं लगा देता हूँ ये क्या है, यही तो है हमारे काम की चीज़, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा, ठीक। इस तरफ बेटा हमने पूरा भर दिया, इसमें है वाटर, प्योर सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक। कुछ कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं भाई जो भी है C1 है नाम, क्योंकि है ही नहीं इसमें सॉल्यूट। इस तरफ बेटा हमने भर दिया है सॉल्यूशन,
और ये सॉल्यूशन इसी पानी में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल के बना है। ये क्या है बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं बेटा C2। तो कायदे से कंसंट्रेशन ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? आप कहोगे सर सॉल्यूशन की, बिकॉज उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो जब इनको दोनों को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करेंगे बेटा, तो इधर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जब मूव करेंगे, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे भी देख लो फिर। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कितनी जल्दी एकदम अपीयर हुए, अपन डर गए यार। समझो, ड्राइविंग फोर्स यानी कि ऑस्मोसिस हो क्यों रही है, उसके लिए जिम्मेवार है ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ने का वक्त आ गया है। डेफिनेशन है कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो अप्लाई करना पड़े, दैट हैज टू बी अप्लाइड कहाँ पर? सॉल्यूशन में, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ताकि ये जो ऑस्मोसिस हो रही थी ना, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो घूम घूम के जा रहे थे वो ना जाने पाए। उनको हमें रोकना है साहब, उनको हमें रोकना है। कैसे भी रोकेंगे? ठीक है, तो बेटा एंट्री सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू रोकने के लिए जो प्रेशर हमें कम से कम, वो प्रेशर, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आप देखो, अगर यहाँ पर कि अगर अपन इधर एक पिस्टन इधर, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगा पड़ा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगा पड़ा है साहब। इधर क्या लगा पड़ा है? इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा पड़ा है। अब यहां से यहां कौन जा रहा है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं साहब। अब जैसे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स गए, आपने इधर से प्रेशर लगाया, पचक टक, वापिस दोबारा जाने की कोशिश की, फिर दबाया, फिर वापिस। तो आप क्या कर रहे हो? आप इधर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो जो कि है पाई, और पाई तो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों लगा रहे हैं बेटा? ताकि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर ना जाने पाए, कम से कम वो प्रेशर जो हम अप्लाई कर दें ताकि ये मूवमेंट रुक जाए, उस प्रेशर को हम कहते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। उधर वाली फिगर में यही है, उधर से आ रहे हैं इधर सॉल्वेंट के, इधर से हम क्या करेंगे बेटा? ये लगा देंगे प्रेशर ताकि ये वापस चला जाए। अब जरा इसको समझो, इस फिगर को। इस फिगर में देखो बेटा, ये सारा क्या है? ये सारा आपको जो स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहा है वो सॉल्वेंट है, और जो थिस्टल फनल में है वो सॉल्यूशन है। अब बीच में क्या लगाया हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा। इसको यहाँ पर अलग से समझा दूं क्या? साथ के साथ देखो, यहाँ पर ये है थिस्टल फनल, ठीक, और इसके अंदर हमने भर दिया है सॉल्यूशन को। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर सॉल्यूशन है बेटा। और यहाँ पर लगाया गया है SPM, और बाहर क्या मौजूद है? बाहर मौजूद है सॉल्वेंट बेटा, सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लेस कंसंट्रेटेड से ज़्यादा कंसंट्रेटेड में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये लेवल जो है वो बढ़ेगा साहब। तो ये लेवल ना बढ़े, इसके लिए आपको ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वही प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात थी। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आपको समझ में आ चुका है। तो ये जरा थोड़ा सा अपन रब कर देते हैं इसको, वो बना रहने देते हैं अभी के लिए, क्या पता आगे काम आ जाए, काम आ जाए। अब कहोगे सर बात तो शाहरुख के गानों की हुई थी, कौन से गाने सुना रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझो पहले। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, सबसे पहली बात आपको जो मालूम होनी चाहिए कि वेन हॉफ ने बताया कि अगर कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसको रब कर दिया जाए, हटा देते हैं। अगर कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T। मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी साहब,
सुना हल्का सा। मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा पाई, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, हम सी से रिप्रेजेंट कर दें एट टाइम टी, यानी कि टी के भी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो फिर कांस्टेंट आया आर। आर जो है वो कुदरती बात है कि वो गैस कांस्टेंट के इक्वल है, एस भी लिख सकते हो, दिस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट। R जो है वो हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट वाली यूज होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है बेटा, याद रहेगी। C क्या है, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, C रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अभी मोलर कंसंट्रेशन अगर मैं पूछूं कैसे पता करते हो, आप कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डालो ना फिर यहाँ पर, पाई क्या बन गया फिर N/VRT। N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर्स। ठीक है, अच्छा C पता लग गया। अभी नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं ना, तो हम लिख देंगे WV/MB, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है। ठीक है ना, ये है गिवन वाला वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या आ गया बेटा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, पाई क्या बन गया फिर, N की जगह अपन डाल देंगे WV/MB, V पहले से था नीचे, RT था ऊपर, तो ये बेटा ध्यान से देखो, मास बाय वॉल्यूम, ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कि कितने वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट ऐड हो रखा है, तो ये बन गया नया फॉर्मूला DRT/MB, ये है पाई बेटा पाई। तो MB क्या है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, D क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D भी अपन लिख दें, D है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन सारी समझ में आ गई। पाई CT से शुरू किए थे, R लगाया कांस्टेंट, उसके बाद देखा C तो भैया N/V होता है, फिर N देखा ये तो भैया गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर देखा वेट बाय वॉल्यूम तो यार डेंसिटी बनती है। तो ये हो गया है आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का। और अगले पन्ने पर आपको थोड़ा सा नॉलेज क्लाउड, थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ाई जाए। आशिक हूँ मैं, अब देखो गा रहा है ना अबुल शाहरुख का, आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, नींदें चुराना होश उड़ाना बस यही मेरा कसूर, वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। ऐ बादशाह ओ बादशाह बैड बॉय शाह अनबीटेबल है। इस कपड़े से भी थोड़ा सा साफ कर दिया जाए साहब, थोड़ा सा अपने को गंदा लग रहा है। बैड बॉय शाह अनबीटेबल है, मेंटली स्टेबल है, पर मेंटली स्टेबल है, फोन अनरीचेबल है। ठीक है बेटा, साफ हो गया, ठीक है। नॉलेज क्लाउड आपका थोड़ा सा बढ़ाया जाए। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए बेटा कि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर की कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, अगर परसेंटेज दी गई तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हम तो इसको वेट बाय वॉल्यूम मानेंगे। यानी कि अगर 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है तो तुम कहोगे 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर लिखा है 3% NaOH सॉल्यूशन तो तुम कहोगे 3 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। तो वेट बाय वॉल्यूम मानोगे जब तक कि डेंसिटी ना गिवन हो सॉल्यूशन की। ठीक, दूसरी बात जानो, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट हो, एक नहीं, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे तो जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बेटा सम पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर्स का सम हम कर देंगे, टोटल आ जाएगा।
P will be equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5, जितने भी सॉल्यूट होंगे साहब सब ऐड कर देंगे, सबके पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, सवाल बदल दिया अभी हमने, सवाल पर चलते हैं अभी। ऑस्मोटिक प्रेशर की बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि सीख तो लिया, जान लिया, देख लिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सब कुछ समझ लिया है, सवाल भी कर देते हैं। फिर सवाल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, इकट्ठे सॉल्व कर देंगे धुआं। हाँ, तो सवाल क्या है कि 365 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन लिया गया बेटा, 456 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 6% ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया गया। इन दोनों को फिर हमने मिक्स कर दिया, टेम्परेचर रखा गया 27 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, फाइनल सॉल्यूशन का साहब, जो कि इस टेम्परेचर पर है। कौन सा सॉल्यूशन का, कौन से सॉल्यूशन का बेटा, ये हटा देते हैं। सॉल्यूशन बेटा जो हमने 3% यूरिया सॉल्यूशन और 6% ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिलाकर, टोटल वॉल्यूम लिख रहा हूँ पहले तो मैं, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी यूरिया कितना है 365 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मिलीलीटर की बात हो रही है, प्लस 456 ऐड कर लो, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 4 और 1 5 3 8, 821 सेंटीमीटर क्यूब, या कह लो 821 ml। और अगर इसको बेटा अभी लीटर में भी कर लो, क्योंकि आपको मालूम है साहब, क्योंकि आपको ये मालूम है कि पाई तो भैया CRT होता था और पाई इज इक्वल्स टू N/VRT होता था, V भैया लीटर में चाहिए है, तो लीटर में पहले ही निकाल लो ना, 0.821 लीटर। ठीक बेटा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। अभी जो दिया हुआ है वो करते हैं। दो, अभी मैंने बताया था ना, नॉलेज क्लाउड में देखा कि नहीं, हमने इकट्ठे पढ़ा था ना कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूट होंगे तो अलग अलग निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर है एक से ज़्यादा सॉल्यूट, एक है हमारे पास 3% यूरिया सॉल्यूशन, 3% बेटा कौन सा सॉल्यूशन है, यूरिया। हम क्या मान लेंगे कि भैया 3 ग्राम यूरिया है, मास बाय वॉल्यूम कितने में, 365 ml में। ठीक, दूसरी तरफ 6% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है बेटा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इसको भी हम मान लेंगे कि 6 ग्राम 456 में प्रेजेंट है, 6 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है साहब। अभी इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने बैठोगे तो 3/60 यानी कि 1/20, इसके निकालने बैठोगे तो 6/180 यानी कि 1/30। क्या यही आएंगे? आप कहोगे सर कैसे आए ये? भैया फॉर्मूला NH2CONH2, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 60 आएगा। ग्लूकोज का C6H12O6, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 180 आएगा। अलग अलग पाई ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लें, फॉर्मूला लगाओ N/VRT। अभी RT और V तो भैया यही है, इसको एज इट इज रख दो, RT/V। N की जगह डाल दो, N की जगह क्या आएगा, 1/20 इंटू RT/V। ओके, दिस इज पाई ऑफ यूरिया। सही है बेटा। अब यहाँ से अपन निकाल लेंगे पाई ऑफ ग्लूकोज, यही फॉर्मूला लगाओ, N की जगह 1/30, साथ में भैया RT/V तो आएगा। सही। अब बेटा दो आ चुके हैं अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें सॉल्यूशन का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू पाई ऑफ यूरिया प्लस पाई ऑफ ग्लूकोज। ऐड कर दिया जाए जल्दी से, 1/20 इंटू RT/V प्लस 1/30 इंटू RT/V। RT/V बेटा दोनों में से कॉमन आ गया, बचा है 1/20 प्लस 1/30। R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू बेटा 300। रीज़न, टेम्परेचर क्या गिवन था बेटा, टेम्परेचर गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस, और जब आप केल्विन में चेंज करोगे तो 273 में ऐड नहीं करोगे, तो ये आ जाएगा फिर आपके पास 300 केल्विन। वॉल्यूम बेटा वो रही 0.821। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कहाँ पर सॉल्व कर दूँ, यहाँ पर कर दूँ क्या, ओ यार ये चलो यही कर देते हैं। 30 और 20 का एलसीएम आया 60, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 2, ये आया बेटा 5/60 यानी कि 1/12, 5/60 है ना, तो 1/12 यहाँ पर अपन लिख देंगे 1/12 बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ओके, इसके 4 जीरो नीचे, इसके 3 जीरो ऊपर,
4 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर, 821 के नीचे आएंगे बेटा 4 जीरो और यहाँ जाएंगे 3 जीरो, 821 सही है। 300 मल्टीप्लाई 1/12 ये कट गया और ये 3 जीरो इसके 3 जीरो खा गए बेटा। 12 को काटो, 12 से काटो 300 को, 12 2 जा 24, 6 बचा 60, 12 5 जा 60, ये बचा है बेटा 25/10 यानी कि 2.5 ATM। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था बेटा, समझ में आ गया कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सही है, सही है। रब कर दूं क्या? करना ही पड़ेगा साहब, अब बोलो करना ही पड़ेगा। क्या बाजीगर ही दोबारा चला दें कि कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। बेटा सवाल जो है, एक एक सवाल आपको इसीलिए इतने अच्छे से करवाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं, जो आप पढ़ते हो समझते हो, अप्लाई करना भी सीख जाओ, ठीक है ना। अदरवाइज अगर अधूरा रहा ज्ञान, अप्लाई करना ना सीखा तो कभी खुशी कभी गम वही रहेगा फिर, ठीक है ना। ठीक है, अब बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से इसको कर देते हैं, फिर दूसरे कपड़े से करना पड़ेगा क्योंकि एक कपड़ा जो है वो कहता है सारा हम ही साफ करूँगा क्या, दूसरे कपड़े को अभी तो यूज कर लो। ठीक है, कर लेते हैं, दूसरे कपड़े का यूज़ कर लेते हैं। ये देखो कितने डॉट डॉट हो गए हैं, डॉट डॉट, ये डॉट 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 डॉट। ला 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 ला। ठीक है बेटा, क्या ये साफ हो गया? चलो नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत छोटे छोटे डॉट तो चलते हैं साहब। इसके बाद बेटा अगला पेज मैंने ओपन किया है और आपको हेडिंग नज़र आ रही है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में हमें अब पढ़ना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर क्लासीफाई करते रहोगे सॉल्यूशंस को क्या? हाँ बेटा, ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर क्लासीफाई करने वाले हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर, जिसमें आप देख पा रहे हो कि दो सॉल्यूशंस, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि दो सॉल्यूशंस को हम तब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे जब बेटा क्या होगा, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। उन्हीं सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बेटा स्टेटमेंट भी नजर आ रही है आपको क्या, कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, कैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो कायदे से पहले का π1 ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरे का π2 क्या होना चाहिए, ये बेटा सेम होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे आइसोटोनिक है। अभी फॉर्मूला लगा दो जरा, एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर खबरदार चेंज किया तो C1 इंटू R कॉन्स्टेंट है, T कांस्टेंट है, एक ही टेम्परेचर पे जिक्र हो रहा है, C2 इंटू RT फॉर्मूला, क्योंकि पाई का क्या था बेटा CRT है ना, तो RT से RT मर गया बेटा, बचा क्या C1 और C2। और C1 कैसे निकलता है बेटा, N1 बाय V1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर भी N2 बाय V2। तो ये वाली कंडीशन बेटा अपन यूज करते हैं कब, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए। बात क्लियर हुई है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, यहाँ तो कंसंट्रेशन में फर्क है ना, अगर ये हटाकर आप इक्वल टू का साइन लगा दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो दोनों का सेम हो गया, मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, एंड व्हेन सच सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो अभी मैंने बताया आपको, नो ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन देम, फिर कोई ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा ऑस्मोसिस बेटा क्या थी, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से चले जाते थे कम कंसंट्रेटेड से ज़्यादा कंसंट्रेटेड में, यहाँ तो कंसंट्रेशन ही भैया सेम है, ऑस्मोसिस होगी ही नहीं साहब। कब, जब हम दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे। क्या कोई एग्जाम्पल है इसका रियल लाइफ में? बिल्कुल एग्जाम्पल है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको नजर आ रहा है किताब में, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसके एसोसिएटेड विद द फ्लूइड,
कौन सा फ्लूइड? जो हमारे ब्लड सेल में प्रेजेंट है बेटा। उसके साथ जो ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके? 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन, एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इट इंट्रावेनसली। 0.9% NaCl का मतलब समझो बेटा, 0.9% NaCl का मतलब ये हुआ कि 0.9 ग्राम 0.9 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है, और उसका जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल बराबर है किसके? जो लिक्विड बेटा प्रेजेंट है हमारे किसमें? हमारे ब्लड सेल्स में। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम हो, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम होगी उनकी, तो वो होंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और अब हम जिक्र करते हैं, इसको कर दिया जाए रब, और अब जिक्र होगा बेटा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का। पहले हाइपरटोनिक देखो, हाइपरटोनिक में उसने बोला है कि इफ वी प्लेस द सेल्स किसमें? ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम रख दें हमारे ब्लड सेल को, ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो साहब? 0.9% NaCl से ज़्यादा हो, तो पानी क्या करेगा? पानी बाहर आ जाएगा सेल से, एंड दे वुड श्रिंक, एंड हम कहेंगे कि सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है साहब, समझो इसको ज़रा। अब मैंने क्या बोला कि मान लो ये हमारा एक ब्लड सेल था, ठीक? ब्लड सेल के अंदर कुछ लिक्विड प्रेजेंट था बेटा, सही है। इस ब्लड सेल को हमने एक सॉल्यूशन में रख दिया, और उस सॉल्यूशन में जो रखा है उसकी कंसंट्रेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज़्यादा है बेटा, 0.9% NaCl सॉल्यूशन से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कायदे से होगा क्या? ऑस्मोसिस होगी ना इसमें भी। ऑस्मोसिस क्यों होगी? बिकॉज अंदर का जो बेटा लिक्विड है इसको क्या मालूम पड़ेगा? इसको मालूम पड़ेगा अंदर के सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स को कि भैया बाहर तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना ही तो ऑस्मोसिस था। तो इसके अंदर से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आ गए बाहर। वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स। अगर इसके अंदर का पानी बाहर आ गया तो ये तो श्रिंक कर गया ना, बिल्कुल। बात समझ में आई? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% NaCl से ज़्यादा है, जैसे ही हमने ब्लड सेल को रखा उसमें अंदर का लिक्विड बाहर आ गया और वो श्रिंक कर गया। इसका अगर उल्टा देखें हम, उल्टा यानी कि हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बेटा, तो इसमें आप पढ़ोगे कि जब सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो बेटा? लेस देन 0.9%। नजर आ रहा है इसलिए कम हो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से, तो उल्टा काम होगा। नाउ वाटर विल फ्लो इनटू द सेल्स एंड वो क्या कर जाएंगे? दे वुड स्वेल, एंड इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का। अभी हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, अगर कंसंट्रेशन बेटा बदल दी, अभी ये लेस नहीं है, ये है, अभी मोर नहीं है, ये इससे कम है, 0.9% से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाली कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाले, इस बार बाहर से सारे, उनको क्या पता लगा कि यार ये जो ब्लड सेल है इसके अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हम बाहर क्या कर रहे हैं? हमें तो अंदर जाना है, लेस कंसंट्रेटेड से मोर में जाना है। तो अब बाहर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सारे घुस गए किसके अंदर? इस ब्लड सेल के अंदर बेटा, और ये क्या हो गया? स्वेल कर गया। पहले श्रिंक हुआ था, अब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, पहले हाइपरटोनिक था। ध्यान से समझना बात को, ठीक? समझ में आ गई बात? रब कर दूं बेटा इसको, ठीक है? इसको करते हैं अपन रब। बढ़िया तरीके से समझ आ गया। आगे चलते हैं बेटा। अगले में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंतजार कर रही है साहब। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? पढ़ ली जाए। एक 2% सुक्रोज सॉल्यूशन है बेटा, और ये आइसोटोनिक है। यहाँ भी इस तरह का सवाल भी आने की संभावना है, चाहे बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप कंपटीशन की बात कर लो बेटा। 2% सुक्रोज सॉल्यूशन है बेटा, आइसोटोनिक है वो, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। किसके साथ आइसोटोनिक है? 1.5% एक और सॉल्यूशन है, बट वो किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है ये हमें मालूम नहीं है साहब। हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है अननोन सब्सटेंस का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो बेटा कंडीशन तो लिखी हुई है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, है ना। एक हमें कौन सा दिया हुआ है 2% सुक्रोज सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, क्या बता दिया है कि जब भी परसेंटेज आएगी अपन क्या मान लेंगे कि भैया 2 ग्राम सुक्रोज है, किसमें 100 ml के सॉल्यूशन में, मास बाय वॉल्यूम मानेंगे हमेशा, सही। एक और भी ले लेते हैं, दूसरा क्या है 1.5% अननोन सब्सटेंस है बेटा, 1.5% अननोन सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, तो हम मान लेंगे कि वो 1.5 ग्राम है अननोन सब्सटेंस, और सॉल्यूशन कितना है उसका भी 100 ml का सॉल्यूशन है बेटा, सही है सही है सही है। तो वॉल्यूम तो भैया बराबर हो गई, यहाँ पर देखो N1 मालूम नहीं है, ये हटा दूं क्या, ये हटा देता हूँ, बाद में कहीं ओवरलैप ना हो जाए, ओवरलैप ना हो जाए। देखो N1 मालूम करना है अभी, ये तो 100 आ गया भैया पहले का वॉल्यूम, इधर से देखोगे तो 100 आ गया भैया, ये तो निकल लिया। तो काम की चीज़ अब जो निकालनी है वो है N1 और N2। सुक्रोज टेबल शुगर जानते हो फॉर्मूला, C12H22O11 निकाल लेना, 342 ग्राम आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। इधर अननोन सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर मास इसी का तो पता करना है बेटा, M2 ले लेते हैं। अभी इधर से नंबर ऑफ मोल्स आए क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ से क्या आए नंबर ऑफ मोल्स बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो मालूम करना है। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, पुट करो। अभी N1 किसके इक्वल होना चाहिए, N2 के, तो 2/342 और 1.5 बटा M2 बराबर होना चाहिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो M2 आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 342 अपॉन में आया 2 से काटा तो ये आया 1, फिर 7 फिर 1 और इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 256.5 बेटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल कैसे धुआं करने हैं ये अभी आपने देखा, समझ में आ गया बेटा। रब कर दूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब ठीक है, जो भी हम करते हैं सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ईमानदारी रखा करो बेटा, पढ़ाई जो है ज़रूरी है, ठीक, मस्ती मजाक एक जगह, पर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है साहब। पढ़ाई नहीं करेंगे तो नंबर कैसे आएंगे, माँ बाप को खुशियाँ कैसे मिलेंगी। और एक बात बेटा आप भी जानते हो कि कोई भी बच्चा कैसा भी हो, नंबर जब आते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है कि नहीं होती है, सच सच बताओ, होती है क्या? साफ हो चुका है, फिर भी कर देते हैं थोड़ी सी अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए साहब, मानसिक संतुष्टि। पेज बदलें। अब आया बेटा वो पन्ना जिसमें हम पढ़ेंगे फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाय ऑस्मोसिस। कौन कौन से फिनोमिना जो है ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान स्क्रीन पे रखना, ठीक। सबसे पहला, एक रॉ मैंगो, कच्चा आम जो है उसको जब हम किस में प्लेस करते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाय ऑस्मोसिस। एक मिनट, इतना बढ़िया तो खुला था, पता नहीं कहाँ चला गया, आ गया हो, शुक्र है। देखो जब हमने बेटा एक कच्चे आम को प्लेस किया ना, कहाँ पर, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उसने थोड़ा सा जो पानी है वो सब छोड़ दिया वाया ऑस्मोसिस, एंड वो श्राइवल हो गया, सिकुड़ गया और बन गया हमारा आम का अचार। देखा है ना, जब हम आम का अचार बेटा, कच्चा आम काटते हैं, उसके बाद सॉल्टेड सॉल्यूशन में उसको रखते हैं, उसके बाद फिर धूप भी लगवाते हैं ताकि सारा ही पानी जो है वो चला जाए, ठीक है। तो वो जो वाटर छोड़ रहा है, दिस इज वाया प्रोसेस ऑस्मोसिस। अगला एग्जांपल, विल्टेड फ्लावर्स, मुरझा चुके हैं फूल, मुरझा चुके हैं, दे विल रिवाइव, विल्टेड फ्लावर्स विल रिवाइव, जब उनको कहाँ प्लेस कर दिया जाए, फ्रेश वाटर में, दोबारा से खिल उठेंगे वो। और बात हो रही है बेटा कैरेट की, और कैरेट, उसका कहना है कि कैरेट जो है, जो लिम्प बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, मरियल सी जो गाजर है वो भी क्यों हुई है, क्योंकि उसने वाटर लॉस कर दिया है, अपना अंदर का वाटर सारा कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, और वो दोबारा से मजबूत हो जाएगी, कब, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। मुरझाया हुआ फूल और मरियल सी गाजर में जान आ सकती है अगर उनको फ्रेश वाटर में रख दिया जाए, बिकॉज वाटर क्या करेगा, वाटर विल मूव इनटू इटसेल्फ थ्रू ऑस्मोसिस।
ठीक, समझ में आई बात। अगला एग्जाम्पल बेटा, जो फिनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ें वो हैं जो फैक्चुअल चीज़ें हैं बेटा, एज इट इज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये फिनोमेना भी किसके द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है, ऑस्मोसिस के द्वारा। अब देखो जो 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 लोग जो हैं वो क्या खाते हैं, ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं ना, तो वाटर का रिटेंशन होता है, वाटर मौजूद रहता है उनके टिश्यू सेल्स में, और जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं ना, वहाँ पर क्या मौजूद रहता है, वाटर रिटेन करके रखता है वहाँ पर शरीर। रीज़न क्या है, ऑस्मोसिस। अगर पानी इकट्ठा करेंगे तो फिर पफीनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और इस पूरे को हम, इस स्वेलिंग होने को क्या कहते हैं बेटा, एडेमा, EDEMA, एडेमा, ठीक है ना। तो जो भी बेटा ज़्यादा खा रहे हैं ना सॉल्टी फूड, उनको बता देना कि भैया ये हो रहा है, अंदर ऑस्मोसिस चल रही है तुम्हारे अंदर, और खा लो, पेट में नमक नमक पहुंचा लो। खैर, वाटर मूवमेंट की बात करो, अगर सॉयल से प्लांट के रूट्स में, क्योंकि आप जब देते हो पानी तो जाकर क्या सीधा उसे नहला देते हो क्या, हम पानी देते हैं मिट्टी में, मिट्टी से जाता है रूट्स में, और फिर सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे अपर पोर्शन में पानी जो जाता है उसके लिए भी पार्टली ऑस्मोसिस ही जिम्मेवार है, कंप्लीटली नहीं। और भी बहुत सारी जो हैं कंडीशंस होती हैं बेटा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी भी होंगी, रूट प्रेशर भी था, और भी कितनी सारी चीज़ें थी, बट ऑस्मोसिस भी एक रोल प्ले करता है वाटर की मूवमेंट में, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक, और रीज़न है ऑस्मोसिस। अगला देखिए, जो प्रिजर्वेशन, यानी कि हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं बेटा किसको, मीट को कैसे, सॉल्टिंग करके, फ्रूट्स को कैसे, एडिंग शुगर। इससे होगा क्या, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन साहब, बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन देनी है मीट को तो उस पर सॉल्टिंग कर दो, अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देनी है फ्रूट्स को तो उन पर एडिशनल शुगर। ओके, होगा क्या, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जैसे ही बैक्टीरियम आएगा बेटा सॉल्टेड मीट पे, या कह लो कैंडिड फ्रूट पे, वो वाटर लूज करेगा, सिकुड़ेगा और आखिर में मर जाएगा। तो हम अल्टीमेटली जाल तैयार कर रहे हैं, हमने डाल दिया मीट पे, आ बेटे आ, एक बैक्टीरिया आ तो सही, देख तेरी मौत आई है, मौत को बुलावा दिया है हमने, उसकी मौत को कैसे मीट को प्रिजर्व भी कर लिया बेटा, बैक्टीरिया मर भी गया, अपने को खतरा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना थे बेटा, समझ में आ गए, क्लियर। ओके, अगला पेज। अब आया है वो रिवर्स ऑस्मोसिस, कब से आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे, आरओ फिल्टर नहीं आ रहा, आरओ फिल्टर आ गया बेटा। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, जो ऑस्मोसिस हो रही है अभी उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब रिवर्स ऑस्मोसिस हो सकती है इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको अप्लाई कर दिया जाए कहाँ पर, सॉल्यूशन की साइड पर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने शुरुआत में सीखा था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जा रहे थे लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड में, ऑस्मोसिस हो रही थी। ऑस्मोसिस ना हो इसके लिए हमने लगा दिया प्रेशर पाई। अगर बेटा पाई जो लगाया वो ज़्यादा हुआ, अगर प्रेशर जो पाई लगा है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर लगा दिया ना पाई, तो रुक तो चुके थे, जा तो पा नहीं रहे थे, अब इधर वाले और दबा दिया, हाँ, तो इधर वाले सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे इस तरफ। इधर भी तो पानी है, पानी में सॉल्यूट डाल के तो सॉल्यूशन बना था साहब, तो इधर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स इधर आने लगे। ऑस्मोसिस तो हो रहा है बट इस बार रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, बिकॉज हमने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा वाला अप्लाई कर दिया बेटा। और आप देखोगे तो प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करेगा सॉल्यूशन में से, किसके थ्रू, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसी फिनोमिना को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत है इसकी, बहुत है। ये देखो जरा, ये डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें, इस तरफ पिस्टन है बेटा, सॉल्टेड वाटर है, इस तरफ है फ्रेश वाटर, ठीक।
हम क्या कर रहे हैं, उधर से टक दबाया, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए पाई से ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, ताकि इधर से जो सॉल्टेड वाटर में से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके कहाँ आए, फ्रेश वाटर की तरफ। बेटा समझ में आ गया ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों चीज़ें। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है बेटा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि हमें उसमें से खारापन हटाना है। खारापन हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बेटा प्रेशर अप्लाई। व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने अप्लाई किया प्योर वाटर, वो क्या हुआ, स्क्वीज आउट हुआ, किसमें से, सी वाटर में से, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। और उसका कहना है किताब का कि वह बहुत सारे पॉलीमर मेम्ब्रेन्स अवेलेबल हैं इस काम के लिए। ये जो बीच में लगा हुआ है नज़र आ रहा है इस फोटो में बेटा, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है, ठीक, इसके थ्रू कौन प्योर सॉल्वेंट यानी कि पानी प्योर वाला वो इस तरफ आ गया ना, हमें वही तो चाहिए था साहब। ओके, तो प्रेशर जो हमें चाहिए होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, दिमाग में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और एक वर्केबल जो पोरस मेम्ब्रेन है वो क्या है बेटा, सेलुलोज एसीटेट की फिल्म। फैक्चुअल क्वेश्चन, सेलुलोज एसीटेट, इसकी एक फिल्म अगर हम बीच में इसकी एक लेयर डाल देंगे तो ये वाटर के परमिएबल होती है, वाटर को जाने देती है, वाटर से प्यार करती है, बोलती है हमारे में जो छेद हैं हम पानी को जाने देंगे, बट इम्परमिएबल टू इम्प्योरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर इम्परमिएबल है, सख्त मनाही है, नहीं जाने देंगे किसको, आयंस को। और इम्प्योरिटीज बेटा जो प्रेजेंट हैं, किसमें प्रेजेंट हैं, सी वाटर में। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उधर से तो होगा क्या, सिर्फ पानी को अनुमति मिलेगी जाने की, आयंस जाने की कोशिश करेंगे तो वो सेलुलोज एसीटेट की जो फिल्म है वो बोलेगी खबरदार गए तो बैठो इधर ही। तो आरओ भी यही काम कर रहा है, फ्रेश चीज़ें आ रही हैं, आयंस इम्प्योरिटीज नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। एंड दीज डेज मैनी कंट्रीज, वहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट्स का इस्तेमाल होता है टू मीट पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स, पीने योग्य पानी उनको चाहिए है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में किसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा, डीसैलिनेशन प्लांट्स का, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, समुद्री पानी को ही साफ करके पी रहे हैं, ठीक है, खारापन दूर कर रहे हैं, यही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर करके चीज़ों को साफ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, पन्ना पलटते हैं और सेक्शन बेटा आ गया है जहाँ पर आपको सवाल दिए जाते हैं। आज के लेक्चर में आपने जो सीखा ना, अब ज़रा उस पर देख लो आज के सवाल क्या हैं। पहला सवाल है कि एक सॉल्यूशन है यूरिया का और वो आइसोटोनिक है, ये कंडीशन लगाओगे। 12 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, 12 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक है, आपको बतानी है कंसंट्रेशन क्या है यूरिया की, ठीक। 4 ऑप्शन सामने हैं, कर लोगे। अगला सवाल, एडेमा, EDEMA, एडेमा किसके द्वारा होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही सरल सवाल है, आज का लेक्चर देखा है तो अभी कर लिए होंगे, दिमाग में आया होगा। पन्ना पलटा तो मालूम पड़ा कि यार ये दो क्लास ख़त्म होने का वक्त आ गया साहब। अच्छा लगा बेटा पढ़ाई करके, ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही और आप इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखते रहो, पर शेयर करना ज़रूरी है वीडियो को, और आगे तक फैलाना ज़रूरी है, और लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, ठीक। नए हो चैनल पर तो अभी के अभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक तब पहुंचेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, वहाँ पर भी अच्छे बढ़िया सवाल मिलेंगे। ये मैं डाल लूँ अंदर, ठीक। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, बादशाह, ठीक। तब तक बेटा पढ़ाई करो अच्छे से, और फिर हम मिलेंगे इसके बाद अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। धन्यवाद।